नमस्कार, मैं सुमन भारती, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच भारती की बात में। जैसा कि आपको पता है, इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। शनिवार कल देर शाम उनके इस्तीफे की खबर आई और ये चौंकाने वाली खबर है हम सभी लोगों के लिए, हर भारतवासी के लिए ये चौंकाने वाली खबर थी, क्योंकि चुनावों की घोषणा, जो आम चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं, उनके घोषणा का तारीख नज़दीक आ रहा है। संभवतः 4-5 दिनों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी और उससे ऐन 3-4-5 दिन पहले चुनाव आयुक्त का इस्तीफा देना, ये चौंकाने वाली खबर है और ये बहुत बड़ी खबर है। चूँकि इस विषय में अरुण गोयल जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जो मुख्य मेन कारण है, इस विषय पे कुछ बात अपनी नहीं रखी है। स्वास्थ्य कारण का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। पर ये समझने वाली बात है कि स्वास्थ्य कारण को लेकर कोई चुनाव आयुक्त तो इस्तीफा क्यों देगा? उनके टर्म, जो उनके टेन्योर हैं, अभी 3 साल बचे हुए थे। 2027 तक का उनका टेन्योर था और संभवतः फरवरी 2025 में वह चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाते, मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाते। तो ये चौंकाने वाली खबर थी। कल देर शाम ये खबर मीडिया में चली। दोस्तों, जितना ये चौंकाने वाला खबर उनका इस्तीफा है, उतना ही चौंकाने वाला खबर जब वो चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे, उस समय भी इतने ही चौंकाने वाले खबर थे। वो ऐसा इसलिए क्योंकि वह भारी उद्योग मंत्रालय जो होता है, उसमें सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे और दिसंबर 2022 तक उनका टेन्योर था। लेकिन 1 महीने पहले 18 नवंबर 2022 को उन्होंने वीआरएस लेकर वहाँ से भी इस्तीफा दिया और उसके अगले 24 घंटे के बाद, यानी अगले दिन 19 नवंबर 2022 को उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये भी चौंकाने वाली खबर थी कि अभी उनके जो समय थे बचे हुए थे, रिटायर होने से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के अगले ही दिन उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया और इस विषय को लेकर एडीआर जो है सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन सारे बातों को रखा गया कि कोई अधिकारी जिसका कि अभी कार्यकाल बचा हुआ है और 1 महीने पहले वीआरएस लेकर और अगले ही दिन चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया जा रहा है। तो इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में बातें हुई और लास्ट में एक फैसला भी आया। सीजेआई चंद्रचूड़ और उनके साथ 5 जजों की बेंच थी और यह फैसला आया कि अब चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होगी, उसके लिए से एक गाइडलाइन दी गई थी कि जब तक कोई नए कानून सरकार नहीं बना लेती है, तब तक इस आधार पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां होगी। उसमें क्या था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्तियां के लिए कौन कौन से लोग रहेंगे, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और तीसरा अपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा, ये 3 व्यक्ति चुनाव आयुक्त की नियुक्तियां करेंगे। तो जिस समय ये फैसला आया था, तो उस समय अच्छा लगा था ये जानकर कि हाँ, चुनाव आयोग हमारा अब निष्पक्ष रह सकेगा। एक सत्ता पक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री खुद स्वयं और दूसरे अपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा रहेंगे और बीच में सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि न्यूट्रल मैन होते हैं। तो निष्पक्ष लोगों को चुनाव आयोग में आने का मौका मिलेगा, ऐसा उस समय लगा था। लेकिन सरकार को, मोदी सरकार को ये फैसला पसंद नहीं आई और उन्होंने संसद में एक विधेयक पेश कर इस फैसले को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमेशा के लिए बंद कर दिया और ये कानून लेकर के आ गए और इनके कानून में जो नियुक्तियों का जो तरीका है, नियुक्ति का जो पैनल रहेगा, उसमें प्रधानमंत्री स्वयं रहेंगे, अपोजिशन लीडर रहेंगे लोकसभा के और तीसरा जो व्यक्ति रहेगा वह मोदी कैबिनेट का ही कोई व्यक्ति रहेगा।
यानी सरकार की तरफ से 2 व्यक्ति रहेंगे और अपोजिशन की तरफ से एक अपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा रहेंगे, एलओपी रहेंगे। फिर तो यहाँ पर तो वही बात हो जाएगी ना कि मनचाहा फिर व्यक्ति को लाओ और चुनाव आयोग बना दो, चुनाव आयुक्त बना दो। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर सरकार ने ये नया फैसला, नया कानून बनाया। तो दोस्तों अभी मामला है अरुण गोयल जी का, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। किन कारणों से इस्तीफा दिया है? क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो इनके मेन कारण हो सकते हैं, मुख्य वजह हो सकते हैं, इस विषय पे कोई बात उन्होंने की नहीं है, रखी नहीं है। स्वास्थ्य का कारण बताते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। पर यह इतना सरल नहीं है कि स्वास्थ्य कारण से इस्तीफा दिया जाए, जिसका कि टेन्योर अभी 3 साल और बचे हुए हैं और उन्हें मौका है मुख्य चुनाव आयुक्त बनने का। 2025 में वह मुख्य चुनाव आयुक्त भी बन सकते थे। यह इतना सरल नहीं है समझना। और जहाँ तक बात है, अभी 2 दिन पहले वो पश्चिम बंगाल गए हुए थे, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार के साथ। उसके बाद अभी 2 दिन आगे यानी 11-12 को उनका जम्मू कश्मीर का दौरा होने वाला था। क्या है, चुनाव कराने से पहले सारे राज्यों का दौरा चुनाव आयोग करता है, वहाँ का जायजा लेता है। तो इसी सिलसिले में इनके दौरे लगे हुए थे, दौरा ये कर रहे थे, सारे राज्यों का जायजा ले रहे थे। लेकिन अचानक ऐन वक्त पर इन्होंने रिटायरमेंट का फैसला लिया। तो ये जब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर सही वजह नहीं बताएंगे, तब तक जो है लोग कयास लगाते रहेंगे। दोस्तों इसमें कयास लगाने वाली बात ये भी है कि अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले, करीब 1 सप्ताह पहले, जस्टिस गंगोपाध्याय, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस है, उन्होंने इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन किया है। इस्तीफा दिया है, इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन किया है। अब ये समझने वाली बात है दोस्तों कि कोई भी संवैधानिक पद पर रहा व्यक्ति आज इस्तीफा दे रहा है और कल किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है? फिर तो उनके जितने भी फैसले दिए गए होंगे, उन सारे फैसलों पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और उनके सारे फैसलों पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ भी है। बंगाल में जितने भी केसेस उनके पास आए थे, उन सारे केस को उन्होंने सीबीआई को हैंडओवर किया था। छोटे से छोटे मामले और बड़े से बड़े मामले, उन्होंने सारे केसेस को सीबीआई, सेंट्रल एजेंसी को हैंडओवर किया था। और उनके बयान भी हैं कि बीजेपी हमारे टच में थी और हम भी बीजेपी के टच में थे। फिर ये क्या मामला होता है? आप एक जस्टिस हैं, आप न्याय देने के लिए बैठे हुए हैं और आप ये बोल रहे हैं कि बीजेपी हमारे टच में थी, हम बीजेपी के टच में थे, और आप रिजाइन देकर बीजेपी ज्वाइन करते हो। तो फिर आपके सारे फैसले जो है, सारे फैसलों पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आपको याद होगा इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गोगोई साहब थे, रंजन गोगोई साहब थे। रंजन गोगोई साहब जिन्होंने बहुत सारे फैसले दिए हैं, उन्हीं में से एक राम मंदिर का फैसला भी उन्हीं के रिजीम में आया है। उन्होंने भी जब रिजाइन दिया, रिजाइन देने के 1-2 महीने के बाद में बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी के आज के समय वो राज्यसभा के सांसद है। फिर कैसे इन लोगों पे भरोसा किया जाए कि ऐसे ऐसे पदों पे बैठे लोग जिनसे न्याय की उम्मीद होती है, क्या वो न्याय देने के वक्त में पक्षपात नहीं करते होंगे? जब वो जस्टिस खुद बोल रहे हैं कि बीजेपी हमारे टच में थी, हम बीजेपी के टच में थे। बंगाल में जो अपोजिशन पार्टी है वहां पे बीजेपी है, मेन पार्टी वहां की तृणमूल कांग्रेस है, और वहां के जस्टिस जो हाईकोर्ट में बैठते हैं, जो न्याय करने का जिम्मा उनके कंधों पर है, और वह व्यक्ति जब बोलता है कि बीजेपी मेरे टच में थी, यानी उनके फैसलों में भी उसकी झलक दिखती होगी। खैर, उस विषय को जाने देते हैं। तो अरुण गोयल जी के बारे में भी यही बातें की जा रही है कि इन्हें शायद 2024 लोकसभा का चुनाव लड़ना होगा, इसके लिए से इन्होंने इस्तीफा दिया। खैर,
ये कयासों का बाजार है, कयास लगते रहेंगे। इसी विषय पर जयराम रमेश कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कुछ बाइट दी है, उसको सुन लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। 8 महीने से विपक्ष की पार्टियां, इंडिया जनबंधन की पार्टियां टाइम मांग रहे हैं चुनाव आयोग से कि वीवीपैट जो पेपर ट्रेल होता है, क्योंकि हमारे देश में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैनिपुलेशन होता है, तो उसको घटाने के लिए और जनता का जो विश्वास है हमारी चुनावी प्रणाली में बढ़ाने के लिए हमने वीवीपैट की मांग की है 100%। पर हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है, चुनाव आयोग हमें मिलने से इनकार कर रहा है। एक निष्पक्ष संस्था, संवैधानिक संस्था, हमारा लोकतांत्रिक हक बनता है टाइम मांगने का, 8 महीने से हमें मिलने से इनकार कर दिया है। तो चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए, संवैधानिक संस्था है। कल अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दिया। मेरे मन में 3 कारण आए। पहला कारण, क्या उनके और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर के बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? क्या उनके और मोदी सरकार जो फ्रंट सीट में बैठकर ड्राइविंग करती है सबरी संवैधानिक संस्थाओं की, क्या उनके बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? दूसरा मेरे मन में यह आया, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारण बिल्कुल हो सकते हैं उसकी वजह से। पर तीसरा कारण यह भी मेरे मन में आया, अभी कलकत्ता के हाई कोर्ट के जज ने इस्तीफा दे दिया और अगले दिन बीजेपी में वो शामिल हो गए और बीजेपी की चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की। क्या ये इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफा दिया है ताकि वो चुनाव लड़े बीजेपी की? दोस्तों, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत का आम चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव किसी एक निर्वाचन अधिकारी के रहते हुए हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, इस पैनल में 3 लोग होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, चुनाव आयुक्त होते हैं, है ना। एक मुख्य आयुक्त होते हैं और 2 उनके चुनाव आयुक्त होते हैं। ये 3 लोग मिलकर पूरे देश में चुनाव कंडक्ट करवाते हैं और अपने हर एक राज्य में अलग अलग निर्वाचन अधिकारी होते हैं। मेनली ये 3 अधिकारी होते हैं निर्वाचन आयोग में, और आज के समय में सिर्फ एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त बचे हुए हैं, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, राजीव कुमार एक बचे हैं। बाकी एक तो पहले ही फरवरी 2024 में उनका कार्यकाल पूरा हुआ, रिटायर हो चुके हैं, उनकी भी पद खाली है। और दूसरे जो हमारे चुनाव आयुक्त अरुण गोयल साहब थे, जो कि शनिवार कल के दिन उन्होंने रिजाइन किया है। तो यानी 3 लोगों में से एक निर्वाचन आयुक्त आज के डेट में बचे हुए हैं, और ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, तो शायद केंद्र सरकार ये बचे हुए 2 पदों को भरें, और नहीं तो फिर एक निर्वाचन आयुक्त के भरोसे सहारे ये पूरा 2024 का चुनाव संपन्न करवाया जाएगा। और जैसा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों को लेकर जो नया कानून बना है, मैं इससे पहले आपको बताया भी कि उसके तहत जो चुनाव आयुक्त की नियुक्तियां होगी, उसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, और तीसरा मोदी कैबिनेट के कोई मिनिस्टर, या मतलब मोदी जी जिसे चाहें। ये 3 लोग मिलकर जो नाम जिनकी आएगी वही चुनाव आयुक्त बनेंगे। तो नतीजा क्या आना है ये तो मालूम है कि सरकार के मनचाहे लोग जिसे वो चाहें उसे चुनाव आयुक्त बना सकते हैं, क्योंकि सरकार के पक्ष से 2 व्यक्ति रहेंगे और विपक्ष से 1 व्यक्ति रहेगा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने में। तो फिर ये तो जाहिर सी बात है कि उनके मनपसंद लोग रहेंगे और जैसा चाहेंगे वैसा करवाएंगे। तो ये सोचने में भी और सुनने में भी थोड़ा अटपटा लगता है कि इस तरह का भी, मतलब ये इतना बड़ा एक संस्था है जो कि पूरे देश में चुनाव करवाता है, हर राज्यों के चुनाव करवाते हैं, और उनकी जो नियुक्ति है इस तरह से, जो कि सुनने से समझने से लगता है कि तो बस फिर तो जो सत्ता में रहेगी वो अपने मनचाहे चुनाव अधिकारी नियुक्त कर देंगे। अभी कुछ दिन पहले एक एडवाइजरी जारी हुई राहुल गांधी को लेकर कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के बारे में सोच समझकर बोलना चाहिए। मतलब चुनाव आयोग की तरफ से ये एडवाइजरी जारी हुई। पर दोस्तों, आप लोगों ने भी सुना होगा कि लूज टॉक सिर्फ राहुल गांधी की तरफ से नहीं हुआ है, बहुत सारे लूज टॉक्स हमारे
मैं तो दूसरे का नाम क्या लूं, डायरेक्ट प्रधानमंत्री की तरफ से भी हुआ है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, है ना, कांग्रेस की विधवा, बहुत सारे हैं, उसको गिनाना उचित नहीं होगा। तो मेरा ये कहना है, ये मानना है कि ऐसे संस्थाओं पे ऐसे लोगों को बिठाना चाहिए। अगर एडवाइजरी किसी एक के लिए, विपक्ष के लिए आ रहा है, तो वही सेम एडवाइजरी सामने सत्ता पक्ष के लिए भी आना चाहिए। तभी हमारा लोकतंत्र हेल्दी रहेगा, पक्षपात होते हुए नहीं दिखेगा। तो फिर से हम वापस आते हैं अरुण गोयल जी पर, कि अरुण गोयल जी को किन कारणों की वजह से ऐन वक्त चुनाव, 2-4 दिनों की घोषणा होगी चुनाव की तारीखों की, और उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। क्या दबाव उनके ऊपर रहे होंगे, या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार हैं उनके साथ उनकी नहीं बन पा रही थी किसी मुद्दों के ऊपर, क्या कारण हो सकता है, ये जानने का प्रयास तब तक सारे लोग करते रहेंगे जब तक कि वह खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बातें सामने नहीं रख देते हैं। आजकल दोस्तों ईवीएम के ऊपर भी बहुत सारा विरोध चल रहा है, और दिल्ली में जंतर मंतर पर आए दिन हम देखते हैं कि वहाँ पे एक वकीलों का संगठन है जो कि ईवीएम का विरोध कर रहा है, और खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को दिखा रहा है कि ईवीएम हैक कैसे किया जाता है। उसमें जो वीवीपैट है, उसमें जो पर्चियां निकलती है, उसमें जो ब्लैक कलर के शीशे लगे हुए हैं, जिसका कि समय पहले 14 या 17 सेकेंड का रहता था, अब वो 7 सेकेंड का है। इसके वजह से पर्चियां में कुछ गड़बड़ी हो जा रही है। इस तरह के सारे चीज़ सामने आ रहे हैं। विपक्ष के नेता भी चुनाव आयोग से मिलने का समय मांग रहे हैं कि चुनाव ठीक है, आप ईवीएम से चुनाव करवा लो, लेकिन वीवीपैट का जो मिलान है, वीवीपैट से जो पर्चियां निकलती है उसका मिलान जो है होना चाहिए। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर भी चुनाव आयोग के ऊपर दबाव है। तो क्या कारण है ये पता नहीं, ये हम लोग अनुमान लगा सकते हैं आगे क्या हो सकता है, या फिर इसके ऊपर बियॉन्ड, जहाँ तक कि मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी साजिश है। क्या है और क्या नहीं है दोस्तों, ये कुछ दिनों में इसके परतें खुलेगी, तब ये मालूम चल पाएगा। लेकिन यह भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे देश के अंदर आम चुनाव का समय आया है। रणभेड़ी 3-4 दिनों में बजने वाली है, तारीखों का ऐलान होने वाला है, और ऐसे मौके पर हमारे चुनाव आयुक्त रिजाइन करके, और उसमें भी सबसे बड़ी बात कि उनका टेन्योर आगे अभी 3 साल का बचा हुआ था, किन परिस्थितियों में, किन कारणों से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, इसकी पड़ताल जारी रहेगी। फिर किसी अन्य मुद्दे पर मिलते हैं, बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।